हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1। तो ये हमारा एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें कि हम पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि एक शॉर्ट नोट टाइप का आपके लिए काम करेगा। तो आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और हमारा जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। मतलब कि एग्जाम में सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो आपको बताना होगा कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब कि जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो खाना है वो हमारे शरीर में पच गया है। जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने लोहे को देखा होगा जब वो जंग लग जाता है, मतलब कि उसमें लाल कलर की परत आ जाती है एक अपर लेयर पे, उसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एक और टर्म आ गया केमिकल इक्वेशन। जो जो भी मैं अंडरलाइन करते हुए जा रहा हूँ वो आपको एज अ डेफिनेशन याद करना होगा। ठीक है, A chemical reaction can be expressed symbolically by using chemical equation। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किसी सिंबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन किया है मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम ऑक्साइड को। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पे देखिए ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया गया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला उसका फॉर्मूला जो है वो ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा है ये एक केमिकल इक्वेशन होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स में बना देता हूं ताकि आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग अ चेंज इन इट्स स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए इतने तरीकों से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो या तो उसके, ये देखिए, या तो उसके स्टेट में चेंज आएगा, या उसके कलर में चेंज आएगा, या उसमें से गैस का इवोल्यूशन होगा, मतलब गैस बाहर निकलेगी, या तो उसके टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज आएगा। इतने तरीकों से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो देखिए फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट जैसे कि वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैस में है। तो अगर हम ये यूज करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, मतलब कि ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, पढ़ने में। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो भी, उसको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम G फॉर गैस यूज करते हैं, L से लिक्विड के लिए यूज करते हैं, S यूज करते हैं सॉलिड के लिए, और एक ही यूज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। बैलेंस करना मतलब कि इक्वेशन के जो रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स, इस चीज को आप मार्क करिएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन रिमेन्स सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बताया कि मास बराबर होना चाहिए, तो मास किसका होता है? मास एटम का होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर होने चाहिए। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो रिएक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज रिएक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज है वो रिएक्टेंट हो जाएगी।
और जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसेस कॉम्बाइन, टू और मोर सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आपको मैं बता दूं कि दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सबस्टेंस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताएं तो A प्लस बी अगर कंबाइन होकर के ए बी बना दिया, तो देखिए यहां पर ये ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, सिंगल सिंगल है, और वो कंबाइन करके एक सिंगल एटम को या फिर सबस्टेंस को बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों को कंबाइन किया गया है, इन दोनों को आपस में कंबाइन किया गया है, तो मुझे मिल गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहां पर दो सबस्टेंस को मिला करके एक सिंगल सबस्टेंस हमको मिला है प्रोडक्ट में। आगे देखते हैं, CaOH होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। मतलब यहाँ पे यूज दिया गया है, किस चीज में यूज किया जाता है, तो ये वाइट वॉशिंग वॉल्स, मतलब कि जो दीवार होती हैं उन दीवारों में जो पुट्टी होती है वो इसी चीज की होती है, CaOH होल ट्वाइस की। It reacts with CO2 to form CaCO3 and gives a shiny finish to wall। यहाँ पे ये जो होता है वो CO2 से रिएक्ट करता है और CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि शाइनी फिनिश आती है वॉल पे, मतलब कि हमारी जो दीवारें हैं उन पे एक चमक आ जाती है। ठीक, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ क्वाइल। यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया गया है बर्निंग ऑफ क्वाइल। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका स्टेट दर्शा रहा है, ये जो S लिखा गया है, यहाँ पे जो G लिखा गया है और यहाँ पे जो G लिखा गया है, ये इन सब का स्टेट दर्शा रहा है। मतलब कि अगर हम बात करें तो जो कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में है, जो ऑक्सीजन है वो गैस स्टेट में है, और जो फॉर्म हो रहा है मतलब कि जो CO2 फॉर्म हो रहा है वो भी गैस स्टेट में फॉर्म हो रहा है। उसके बाद हीट और लाइट बाहर निकल रही हैं इस रिएक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जो कि गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन जो कि गैस स्टेट में है, और ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं, कर रहे हैं H2O, मतलब कि वाटर को फॉर्म कर रहे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। देखिए ये दो सबस्टेंस मिल करके एक सिंगल सबस्टेंस को फॉर्म कर रहा है, मतलब ये कंबाइन होकर के एक नए फॉर्म को जनरेट कर रहा है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि प्रोडक्ट तो फॉर्म होते हैं लेकिन इसमें साथ ही साथ हीट भी रिलीज होता है, मतलब कि कुछ एनर्जी बाहर रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, CH4 जो कि गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, CO2 बना रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि गैस स्टेट में है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन मतलब कि जो हम ब्रीथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि खाद बनना या फिर जब कोई चीज़ें सड़ती हैं, डिकम्पोस्ट होती हैं, तो जो वेजिटेबल मैटर होते हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई सब्जी का पिल्स है जो कि हम लोग फेंक देते हैं, तो क्या होता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो वो भी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में ही आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर सबस्टेंस। देखिए हमने अंडरलाइन किया है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोज होता है। ठीक है, डिकम्पोज मतलब कि टूटना, डिकम्पोज होता है
दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। तो जो पहला है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ जब टूटेगा यानी कि उसमें हम कोई ना कोई एनर्जी देंगे तभी तो ब्रेक डाउन होगी। तो हम यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट, ये देखिए कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब कि जब हम किसी रिएक्शन को हीट करते हैं और उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन दिया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन दिया गया है और उसके बाद फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन दिया गया है। तो हम इसको देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। तो हमने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन तो पीछे बता दिया था, जिसको कि हीट करके डिकम्पोज किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 2FeSO4 हीट किया जा रहा है तो वो Fe2O3 में ब्रेक हो रहा है प्लस SO2 प्लस SO3 में ब्रेक हो रहा है। मतलब कि फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक होता है और साथ ही साथ SO2 और SO3 उसके साथ रिलीज होते हैं। यानी कि देखिए ये एक सबस्टांस है, इसको जब हीट कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो रहा है 3 सबस्टांस में, ये 3 सबस्टांस में डिकम्पोज हो गया। और जो कलर चेंज आया, देखिए पहले इसका कलर ग्रीन था और बाद में जो कलर हो गया वो ब्राउन कलर हो गया। को हीट करके हम CaO और CO2 फॉर्म करा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अगला रिएक्शन का बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होता है चलिए देखते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए ये रिएक्शन तब होगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी रिएक्शन में डिकम्पोजिशन कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे H2O लिक्विड स्टेट में है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं तो ये देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर पूरा पूरा सेटअप दिया गया है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में अगर आप ये करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ दिया तो आपको सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो बताना है, उसके बाद सारे टाइप को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जार लिया गया है, प्लास्टिक का मग है जिसमें कि वाटर है। अब उस वाटर को हम एक बैटरी लिए हैं 6 वोल्ट का, जिसको कि कनेक्ट करा दिए हैं हम एनोड से और कैथोड से। ठीक है, और स्विच को हम ऑन कर दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एनोड पे ऑक्सीजन बन रहा है, ये देखिए ये एनोड पे ऑक्सीजन बन रहा है और हाइड्रोजन कहाँ बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है कैथोड पे। तो देखिए ये ब्रेक हो गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, जो कि लाइट के वजह से डिकम्पोज होता है उसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2AgCl, ठीक है, जिसको कि सनलाइट के प्रेजेंस में हम ब्रेक कर रहे हैं। तो 2Ag और Cl2 हमको मिल रहा है। पहले इसका कलर जो था वो व्हाइट कलर था, उसके बाद जो कलर हो गया वो ग्रे कलर का हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सबस्टांस था, इसको जब हम सनलाइट दिए तो ये 2 सबस्टांस में ब्रेक हो गया, मतलब कि डिकम्पोज हुआ है। तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो गया। और डिकम्पोजिशन क्यों हुआ है, तो यहाँ पे सनलाइट की वजह से, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स सिमिलरली। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो भी ठीक इसी तरह का रिएक्शन देता है, उसको अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वो Ag और ब्रोमीन में टूट जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, द अबव 2 रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस दोनों रिएक्शन का यूज किया जाता है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी
आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनको कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, BaOH होल ट्वाइस NH4Cl, जो कि बन रहा है BaCl2 NH4OH। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सप्लीमेंट में है, मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल में बैलेंस करके लिखना होगा उस चीज़ को। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो एक एलिमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है सॉल्यूशन में, मतलब कि उसकी जगह पे वो आ जाता है। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या हुआ, आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं, आपका दोस्त आया, वहां से आपको उठा करके उसी जगह पे बैठ गया, इसको बोलेंगे डिस्प्लेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये आयरन है, आयरन को हम रिएक्ट करा रहे हैं CuSO4 से, कॉपर सल्फेट से हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, FeSO4 बन गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया। तो मतलब ये जो आयरन है, ये जो आयरन है वो कॉपर का जगह ले लिया है। ये देखिए, आयरन जो है वो कॉपर की जगह ले लिया, मतलब कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसकी जगह से हटा दिया है। ठीक, यहाँ पर जैसे ये जहाँ परफॉर्म किया गया है, ये सेटअप पूरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द नेल बिहेव ब्राउनिश इन कलर। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हमने पहले क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। आगे देखते हैं, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। उसमें क्या हो रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि कोई एक एटम था जो कि दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि 2 डिफरेंट एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे, वो आपस में एक दूसरे के पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड को BaCl2 रिएक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे जो सोडियम है वो पहले सल्फेट के साथ है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हुआ है, यहाँ पे बेरियम आ गया है सल्फेट के साथ, और यहाँ पे भी सेम चीज हुआ है, यहाँ पर सोडियम आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर सोडियम आ गया है। तो यहाँ पे आपस में इन्होंने अपने पोजीशन को डिस्प्लेस किया है, एक्सचेंज किया है। ठीक, बात समझ में आ गई। अ व्हाइट सबस्टेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन, द इनसॉल्युबल सबस्टेंस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए, द इनसॉल्युबल सबस्टेंस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन में जो चीज़ अच्छे से घुल नहीं पाती है, मतलब कि वो सॉल्यूशन में बच जाती है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ठीक है, जैसे कि नीचे कोई चीज़ बच जाती है, अच्छे से वो मिक्स नहीं हो पाती है, तो उसको बोलेंगे हम प्रिसिपिटेट। आगे का रिएक्शन देखते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि देखते हैं, यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट है, उसको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे लेड नाइट्राइड मिल रहा है, सॉरी लेड आयोडाइड मिल रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा है। तो ये जो है ना, ये हमारा प्रिसिपिटेट है। यहाँ पे देखिए ये जो एरो का साइन लगा है, एरो का साइन मतलब ये होता है कि सेटल डाउन हो गया, डाउन एरो का मतलब होता है ये सेटल डाउन हो गया, मतलब कि प्रिसिपिटेट की तरह बच गया सॉल्यूशन में। ठीक, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होता है जिसमें कि या तो ऑक्सीजन का गेन होता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस होता है। मतलब कि ऐसा कहें कि या तो ऑक्सीजन मिल जाती है या हाइड्रोजन चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 2Cu मतलब कॉपर है, यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन कराया गया है हीट दे करके,
2CuO बन गया है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, गेन हुआ है, ऑक्सीजन आकर के कॉपर के साथ मिल गया है, ठीक, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, इफ दिस CuO इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu becomes brown as रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्स में भी चलता है, जैसे कि वापस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रिवर्स रिएक्शन है, अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये वापस से अपने फॉर्म में कॉपर में आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम रिवर्स रिएक्शन। आगे देखते हैं, तो आगे है रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन जो होता है वो जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन का ये अपोजिट होता है। तो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट होते हैं, साथ साथ होते हैं। उसके बाद बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। तो सिंपल सा ये मतलब होता है कि एक रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिएक्टेंट होगा वो रिड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CuO है, यहाँ पे CuO और हाइड्रोजन है, उसको हम हीट करके रिएक्शन करा रहे हैं, जो कि कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CuO है उसने ऑक्सीजन को लॉस करके Cu बन गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड। कोई भी जब मेटल होता है, मेटल जब होता है वो किसी मॉइस्चर के या फिर एसिड्स के संपर्क में आता है, मतलब कि अटैक होता है उस पर, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। जैसे कि आप देखते होंगे जो भी चीज़ें आयरन की बनी हुई होती हैं, जैसे कि आयरन पिलर हो गया या फिर आयरन का रॉड हो गया, अगर उसको आप थोड़े समय के लिए बाहर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। मतलब कि आयरन क्या होता है, आयरन का कलर जो होता है वो हल्का ब्लैक टाइप का होता है, लेकिन जब उसको आप मॉइस्चर में रख देंगे, मतलब कि बाहर रख देंगे, एटमोस्फियर में छोड़ देंगे, तो क्या हो जाता है, उस पर रस्ट लग जाती है। सिमिलरली ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अगर कोई सिल्वर की मेटल है, अगर आप उसको मॉइस्चर में रख देते हैं या फिर एसिड के साथ वो रिएक्ट कर जाता है तो काला हो जाता है। कहते हैं ना कि चांदी जो है वो काली हो गई है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है जिसको कि कोरोजन ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो रैंसिडिटी है। अब रैंसिडिटी क्या होता है, तो रैंसिडिटी व्हेन अ फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई फैट या फिर ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, रैंसिड, मतलब कि खराब हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट गॉट चेंजेस, उसका स्वाद और उसका गंध दोनों बदल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो ये देखिए यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है फूड में जो कि ऑयल या फिर फैट को कंटेन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा ये चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह के मैं वन शॉट वीडियो सारे चैप्टर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और साइंस का ही नहीं बल्कि मैं मैथ्स का ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं जिसमें कि क्वेश्चन है 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो ये कह रहा है कि जब गर्मियों के दिन में हम दूध को ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, आप फाइंड करिएगा। यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको कि आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।